नमस्कार, बीएसटीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने 9वीं बार ये बजट पेश किया। सबसे बड़ी बात है ये कि समावेशी विकास के साथ देश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में लोगों के लिए खास ध्यान रखा गया है। देश को दृढ़ता की ओर आगे बढ़ाने की बातें कही गई। हर सेक्टर पे, हर वर्ग पे फोकस किया गया। गरीबों पर हमारी सरकार का फोकस, निर्मला सीतारमण ने कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। देश को आगे लेके जाना है, विकसित भारत के संकल्प की परिकल्पना झलक इसमें दिखी। 7% ग्रोथ रेट मिला। वित्त मंत्री ने कहा कि 7% ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति तक ग्रोथ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में 40,000 करोड़ देने का प्रावधान तय किया गया है। साथ ही साथ एआई और डिजिटल पे फोकस किया गया। 3 समर्पित रासायनिक पार्क की भी स्थापना का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही महात्मा गांधी हैंडलूम शुरू करेंगे, इस बात की जानकारी भी निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री दी है। टेक्सटाइल हैंडलूम योजना शुरू करने पर फोकस किया गया है। हर जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल का भी प्रावधान किया गया। वस्त्र सेक्टर में हम रिफॉर्म करेंगे, मतलब कपड़ा उद्योग जो भारत का होगा वो बेहद ही आकर्षक होने वाला है। एमएसएमई में सरकार खरीदी को बढ़ावा देगी, ये बड़ा ऐलान। बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। बायोफार्मा क्षेत्र पे सरकार का फोकस होगा। भंडारण पे जोर, कार्बन कैप्चर भंडारण पे जोर दिया गया है। मतलब समझिए कि अब कार्बन उत्सर्जन पे भी सरकार ने योजना तैयार कर ली है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने का ऐलान किया गया है, जो देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। साथ ही साथ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारत वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है, वित्त मंत्री का ये दावा बजट भाषण के दौरान। खेल कूद के सस्ते सामान के लिए वैश्विक केंद्र जो है वो भारत बनने जा रहा है। इसके साथ ही साथ एआई से सभी को लाभ मिले, इस बात पे फोकस किया गया, क्योंकि एआई का जमाना है। एआई कैसे नेशनल फंड के लिए शुरू होगा, इस बात का भी जिक्र वित्त मंत्री ने सदन में किया। गांव के लिए बड़ी योजना का भी ऐलान किया गया है। ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, गांव की स्थिति को सुधारने के लिए जोर दिया गया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान किया गया है। चलिए बजट के बाद क्या प्रतिक्रिया रही, इस बात का भी जिक्र करना जरूरी होगा। बजट पे क्या प्रतिक्रिया, ये आपको सुनवाते हैं। अलग अलग सेक्टरों से लगातार बजट की प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है, पहले सुन लेते हैं। मंत्री कृष्णा गौर जी मौजूद हैं। आज बजट पेश हुआ, केंद्र का हर वर्ग का ध्यान रखा गया। भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक बजट है और मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से ये भविष्य के भारत के युगांतकारी परिवर्तन का द्योतक है, जिसमें आने वाले समय में जब भारत विकसित भारत और विश्व गुरु के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में आज का ये बजट अपने आप में एक आधारशिला है। आज जो बजट ये पेश हुआ है वो निश्चित रूप से गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि एक ऐसा दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था के स्केल को बदल देगा। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस देश में ज्ञान का मंत्र दिया है, जिसमें गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं जो हमारे देश के प्रमुख वर्गों के रूप में आते हैं, उनके कल्याण और उत्थान की दिशा में भी इस बजट में अनेकों प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सभी वर्गों के साथ साथ छोटे बड़े उद्यमियों की हर एक आशा आकांक्षाओं को पूरा करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। आज मैं इस बजट के लिए कहना चाहूंगी कि एक आत्मनिर्भर भारत और अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए समर्पित इस बजट, लोक कल्याणकारी बजट के लिए देश की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से बहुत बधाई। मध्य प्रदेश का बजट भी इसी महीने आने वाला है, क्या उम्मीद करे जनता मध्य प्रदेश के बजट से? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का बजट भी ऐतिहासिक बजट होगा और जिस प्रकार से भारत सरकार का ये बजट आया है, उसी से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश का ये बजट भी मध्य प्रदेश के सर्वांगीण चहुमुखी विकास की दिशा में और प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग के कल्याण की दिशा में उठाया गया कदम होगा। बिल्कुल, बजट जो है केंद्र का पेश हो चुका, लेकिन मध्य प्रदेश के बजट को लेकर भी कई उम्मीदें जो है प्रदेश की जनता को है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। राहुल कोठारी जी मौजूद है। आपने बजट को सुना,
कितना खास देश की जनता के लिए बजट है, क्योंकि हर वर्ग को लेकर कुछ ना कुछ मोदी जी ने दिया है। देखिए, निश्चित रूप से अपने आप में हर बजट बहुत खास होता है और हर बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान होते ही हैं। लेकिन इस बार हमने जिस तरह से इस परिकल्पना को साकार होते देखा कि जो हम विश्व में एक संप्रभुता हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे रेलवे के कॉरिडोर्स की हो या इनलैंड वाटर नेटवर्क की हो, उसके लिए जो बहुत शानदार व्यवस्थाएं इस बार बजट में की गई हैं, ये बहुत अपने आप में अनुकरणीय है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे विश्व में कई सारे देशों ने सफलता हासिल करी है और अब भारत भी उसी पे लगातार आगे बढ़ रहा है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं विकास की तो साथ में विरासत को भी संजोते हैं और इसलिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और निर्मला जी ने इस पूरे बजट में आयुर्वेदिक एम्स का प्रावधान किया, ये अपने आप में हमारे भारत की उस परंपरा का संवाहक बनेगा जो हम पूरे विश्व के सामने रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का बजट भी इसी महीने में आने वाला है। किस तरीके की इस बजट में खास प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2047 और केंद्र के बजट के समान इसमें खास बातें रहेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार इस पूरी परिकल्पना को साकार कर रही है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं और उनके साथ में जो ऐसे सामाजिक जन हैं, ऐसे प्रबुद्ध जन हैं जो इस बजट में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनको सुनने का बड़ा चाव रहता है, उन्होंने भी आज बैठकर पूरे प्रदेश में हर जिले पर हर मंडल में इस पूरे बजट को सुना है। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ा काम करने वाली है। हम लोग जगह जगह इस पूरे संवादों का आयोजन कर रहे हैं। युवाओं का संवाद होगा, महिलाओं का संवाद होगा, एफपीओ का संवाद होगा और साथ में बहुत सारी चौपालें भी लगाई जाएंगी। तो कुल मिला के इस पूरे बजट को जन जन तक ले जाने के लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और जहां तक बाकी अन्य सवाल है उस पर भी लगातार काम किया जाएगा। बिल्कुल। अब जो है बीजेपी संगठन केंद्र के बजट के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। यही कारण है कि इस बजट को लेके खास जो है वो तैयारी संगठन। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। जैसा अनुमान था, युवा, महिला, मजदूर, किसान, गरीब, हर वर्ग के कल्याण वाला ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ उद्योग के नए अवसर सृजित करके रोजगार के नए आयाम स्थापित करने वाला ये बजट, युवाओं को खेलों में आकर्षित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा, तो उसके साथ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में इनकम टैक्स को लेकर अलग तरह की रियायतें देने वाला ये बजट, शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर खेत और खलियान तक खुशहाली लाने वाला ये बजट, आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़े, एआई सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़े, पशुपालन से संबंधित आय किसानों को मिल सके, उसको ध्यान में रखने वाला ये बजट। बाय लाज हम ये कह सकते हैं कि संपूर्णता का बजट, आर्थिक अनुशासन का ये बजट और देश को नए विकास के आयाम स्थापित करने वाला ये बजट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो पूरा बजट प्रस्तुत किया है, वो बजट गांव का है, गरीब का है, किसान का है, बहनों का है, छात्रों का है और खिलाड़ियों का है। लोक कल्याण का बजट है। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत स्कीम एआई के माध्यम से कैसे जनरेट होगा, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग कैसे होगा, उस दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें उद्योग जगत को भी क्या क्या राहत दी जाए और कैसे कैसे विस्तार उसका किया जा सकता है और भारत में नए रोजगार के क्या नए आयाम हो सकते हैं और जलवायु मार्ग कैसे तैयार और सुगम हो सकते हैं, उन सारी दृष्टि इसमें दिखाई गई। हाई स्पीड की ट्रेनों की भी चर्चा इसमें की गई है। कुल मिलाकर ये संपूर्ण विकसित भारत का बजट है। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रतिक्रिया आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और हो भी क्यों ना। देश का बजट, आम लोगों का बजट, गांव का बजट, किसानों का बजट जब पेश हुआ तो इस तरह से प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक है। कृष्णा गौड़ को आपने सुना, कह रही है कि इसी से प्रेरणा लेके जो मध्य प्रदेश सरकार है वो भी बजट पेश करेगी। मतलब ये कि समावेशी बजट पेश करेगी। इस बात को समझिए कि सरकार ने आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लगभग 56 लाख करोड़ रुपए का बजट रिएक्शन पे आपने तो बातें सुनी, लेकिन उसका असर भी समझिए कि किस तरह से शेयर मार्केट क्रैश हो गया। मतलब निवेशकों को, शेयर मार्केट को यह बजट पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि
कि जिस तरह से बजट से उम्मीदें की जा रही थी, मीडिया में माना जाता है, सरकार का दूसरा साल मीडिया में माना जाता है कि यह देश को गति देने के लिए, आर्थिक क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, समावेशी विकास की ओर बढ़ने वाले बजट होता है। इसलिए इस तरह से बजट में लोक लुभावने बजट की उम्मीद अर्थशास्त्रियों को नहीं थी, लेकिन उम्मीद जरूर थी कि टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन पिछले साल किया गया उसमें कुछ आंशिक संशोधन जरूर किया जाए। कुछ और भी उम्मीद लोग कर रहे थे कि एटीसी के दायरे को बढ़ाया जाए, सेक्शन 24 को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को सीधा इसका लाभ मिल सके। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे आज इस पूरे बजट पे। बजट पेश होने के बाद जो पूरा बाजार है, तमाम लोग हैं, कैसे इस बजट को देखते हैं। हमारे साथ फिलहाल 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से प्रीति उपाध्याय शुक्ला हैं, आप कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, एक्स बैंकर है, मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ गौतम कोठारी जी भी मौजूद है, आप उद्योगिक एक्सपर्ट, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट है। गौतम जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। इस बजट से उम्मीद को, उद्योग को कितनी उम्मीद थी और कहां तक आप लोगों की उम्मीद पहुंच पाई? गौतम जी। उद्योग तो हमेशा दिल मांगे मोर के सिद्धांत पे चलता है, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उन संसाधनों में एक बेहतर एलोकेशन किया जाना है, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो बजट है ये एक प्रकार से विकसित भारत का रोड मैप जो है उसे छूने का प्रयास है। और इसमें निश्चित रूप से अगर मैं बड़े उद्योगों के लिए कहूं तो इंफ्रा हाईटेक पर इसका फोकस है, और अगर छोटे उद्योगों पर कहूं तो उनके लिए ग्रास रूट लेवल पर विकास का ये बजट कह सकते हैं। तो इस बजट में जो ग्रोथ फंड है वो 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिससे छोटे उद्योगों का विकास तो होगा ही, साथ ही लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी जो है वो बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी गई है। अर्थात छोटे उद्योग 10 करोड़ रुपए तक के ऋण को सरकार से सुरक्षित करा सकते हैं। उसके साथ ही SC/ST महिलाओं के लिए भी 2 करोड़ तक के ऋण की जो सुविधा दी गई है वो भी एक महत्वपूर्ण है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है उसमें 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, जो पूरे बजट का करीब 17-18% होता है। तो ये एक बड़ा प्रावधान है जिससे उद्योगों को काफी सुविधा मिलेगी। ठीक है गौतम जी, MSME पे फोकस किया गया। गौतम जी MSME पे विशेष फोकस है सरकार का। छोटे उद्योगों को, MSME को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि आम लोगों की कनेक्टिविटी उससे हो सके। 10,000 करोड़ का कैपेक्स किया गया, ये एक बड़ा अमाउंट है, बड़ा फिगर है। इसे कैसे देखते हैं और इसका प्रभाव आने वाले 1 साल में क्या आपको दिखाई पड़ता मार्केट पे? इससे MSME तक अभी तक तो क्या था कि सरकार इतना बड़ा कोई फंड, पहले 2,000 करोड़ तक के फंड से अब 10,000 को 5 गुना करीब ले गए हैं। तो निश्चित रूप से MSME की तरफ ध्यान है। और इसके साथ ही जो क्लस्टर डेवलपमेंट है, करीब 200 औद्योगिक क्षेत्रों को उसको विकसित करना है। तो ये भी एक जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें हालत खराब है उनका सुधार होगा, तो निश्चित रूप से इसमें MSME को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जितने पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें अधिकांशतः MSME ही बस रही है, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। और जो हाईटेक के तरफ में सरकार का ध्यान है, सेमीकंडक्टर 2 की तरफ जो ध्यान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो खनिज क्षेत्रों के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वो उससे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जैसे अब EV है, EV के रॉ मटेरियल सप्लाई का एक एश्योरेंस हो जाता है कि उनकी आपूर्ति में कमी नहीं होगी। बायो फार्मा के लिए जो बायो फार्मा शक्ति का 10,000 करोड़ रुपए का जो रखा गया है, तो वो भी एक अच्छा बेहतर प्रावधान है। ठीक है गौतम जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है गौतम जी, मैं लौटता हूँ। मैं जब प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी के पास जाता हूँ। प्रीति जी, आप कांग्रेस की नेत्री हैं, लेकिन उससे पहले आप बैंकर रह चुकी हैं। जब दर्शकों को समझाइएगा 12.2 लाख करोड़ पब्लिक कैपेक्स, इसका असर क्या होगा, और पूंजीगत व्यय अगर बढ़ेगा तो देश तो तरक्की के रास्ते पे दौड़ेगा ना। प्रीति जी। जी,
बहुत पुराना एक याद आ रहा है, आपने भी सुना होगा कि फाइलों में गांव का मौसम बहुत गुलाबी है, मगर आंकड़े फिर झूठे और दावे सब किताबी रहते हैं और वही चरितार्थ हो रहा है। डेफिनेटली कैपेक्स दिख रहा है कि आपने प्रावधान किया है इस बजट में निर्मला सीतारामन जी ने, परंतु ये पूरा का पूरा हेविली लॉपसाइडेड है इस व्यू पॉइंट पे कि ट्रिकल डाउन होगा जब तो ग्रोथ आएगा, तो जो आम जनता का जेब खाली है और पेट खाली है उस पर कोई असर पड़ेगा। दो मुद्दे जो सबसे महत्वपूर्ण आज देश का हर नागरिक परेशान है, बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई को कम करने के लिए इमीडिएट कुछ नहीं है, बेरोजगारी को भी इमीडिएट कम करने को कुछ नहीं है, जेब में डालने वाला कुछ नहीं है। कैपेक्स का बात यहाँ बहुत बहुत ज्यादा फिस्कल डिसिप्लिन की बात हुई है, ये बातें अच्छी है, इसका स्वागत है, परंतु सिर्फ इसकी बात करके आप वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज कर दें, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि आज भी हम लोग छत्तीसगढ़ का खासकर जैसे बात करें तो अभी धान खरीदी में हमने हाल फिलहाल कल देखा कि एक किसान बेचारा हाई टेंशन वायर पे चढ़ा हुआ है, तो किसान जो आज भी सुसाइड कर रहे हैं। एमएसपी को लेके कोई बात नहीं, जलवायु प्रदूषण के कारण खेती किसानी पर जो असर हो रहा है उस पर कोई बात नहीं। इसमें आप बोलेंगे कार्बन वाला जो एक उसका स्वागत है कि कार्बन एक्स वो जो विसर्जन है उसके लिए कुछ फंड किए गए हैं, परंतु पूरा जो बजट है ना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे फोकस है, अच्छी बात अगेन, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटी हो रही है। इससे कुछ हिस्से आपके वहां आपका फंड जाएगा, बजट का इन्वेस्टमेंट होगा, अगेन कैपेक्स वाली बात है, और बाकी क्षेत्र जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं। तो आम चले प्रीति जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, प्रीति जी मैं आपको रोकता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, बजट प्रतिक्रिया उनकी पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। अमृत काल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जितने प्रकार की सौगात सभी सेक्टर को दी है, इसमें कृषि, खास करके हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो छूट दी गई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और सभी क्षेत्रों को, खासकर धार्मिक पर्यटन के छोटे छोटे शहरों के लिए भी गुंजाइश दी गई है। हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बजट कई प्रकार के वैश्विक चुनौती के बीच भी भारत अपनी सक्षमता के साथ खड़ा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए गए। मैं आज इंदौर में इस बजट को यहाँ सुनने के लिए आया। यहाँ मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। चले, आपने सुना कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गौरी शंकर श्रीवास हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता है। अब पूरे तकरीबन 2 घंटे तक इन्होंने बजट को बहुत गंभीरता से सुना है। गौरी जी, कैसा है बजट है? आप तो सरकार के पक्षधर हैं, अच्छा लगेगा ही, लेकिन प्रीति जी जो कह रही थी कि साहब डिसबैलेंस है आपके बजट में, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपने फोकस किया, लेकिन आम लोगों की जो जरूरतें हैं उस पे फोकस नहीं है सरकार का। जवाब दीजिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के बाद ये वैश्विक भारत की ओर को समर्पित करने वाला बजट है। और प्रीति उपाध्याय जी महिला नेत्री हैं, लेकिन महिलाओं को जो रियायत दी गई है उस बात को स्किप कर गई। हर जिले में जिस प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल खोलने की जो बात कही है, इस बात को प्रीति उपाध्याय जी ने रेखांकित नहीं किया। और आम लोगों को जिस बात का सवाल उठाया जा रहा है कि आम लोगों को इस बजट में कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं गंभीर रोग वाले, चाहे वो कैंसर के हो, चाहे वो शुगर के मरीज हो, उनकी दवाओं में जिस प्रकार से रियायत देने का प्रयास किया, यह आम लोगों को नहीं है। टैक्स स्लैब में आप देखें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई, और जो सजा का जो प्रावधान था उसको कम करके 30% तक लाया गया है। अघोषित संपत्ति एनआरआई की उसमें छूट दी जा रही है, टीडीएस कम किया गया है। तो ये क्या आम लोग कैसे प्रभावित नहीं होंगे? 40,000 करोड़ का अगर हम सेमीकंडक्टर का उद्योग स्थापित करते हैं तो इसका रोजगार क्या आम लोगों को नहीं मिलेगा? केमिकल प्लांट केमिकल पार्क बना रहे हैं और टेक्सटाइल का पार्क बना रहे हैं, क्या रोजगार आम लोगों को नहीं मिलेगा? तो ये कहना बेमानी है। प्रीति उपाध्याय जी अपनी राजनीतिक व्यवस्था के चलते बहुत सारे विषय को नहीं रख पा रही है। असल में ये जो बजट है ये सर्वस्पर्शी है। जिस बात का जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, तो निश्चित तौर पर ये आम गांव गरीब किसान हर वर्ग को
हमने जिस बात को रेखांकित किया कि पहले हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, फिर विकसित ठीक भारत है, अब वैश्विक ठीक है। स्तर गौरी पर जी हम मैं जिस लौट प्रकार रहा हूँ, से मैं लौट रहा हूँ, बजट विस्तार के पेश साथ कर रहा आपके पास लौटूंगा। मैं जब एक बार गौतम जी का रुख फिर से कर लेता हूँ। गौतम जी, बीजेपी कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी, निश्चित तौर पे राजनीति की अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन एज ए उद्योगपति के तौर पे आप ओवरऑल इस बजट को कैसे देखते हैं? सेमीकंडक्टर 2.0 लागू कर दिया गया, एमएसएमई पे फोकस किया गया, अलग अलग फैक्टरों में 7 स्पीड लाइन स्टेब्लिश करने की बात कही गई। इन तमाम चीजों का इंपैक्ट जो है वो मार्केट पे कितना पड़ेगा, ये जरा एक बार दर्शकों को समझाइए गौतम जी। निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों को तो बहुत बेनिफिट हुआ है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट जो है वो सीमेंट और लोहा उद्योगों को होगा। टेक्सटाइल का जो बेनिफिट है उसमें सबसे ज्यादा रोजगार का क्षेत्र है टेक्सटाइल, और हमारे देश में कॉटन काफी मात्रा में होती है, और वो कॉटन का अगर वैल्यू एडिशन होगा तो इससे निश्चित रूप से रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही जो कॉटन उत्पादक जो किसान है जिनने पिछले वर्षों में कॉटन का उत्पादन बंद कर दिया था, वो अब वापस से कॉटन के उत्पादन की ओर आएंगे और उनको अच्छे दाम मिलेंगे, तो किसान भी लाभान्वित होगा। इसके साथ ही जो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जैसे रेल कॉरिडोर बन रहे हैं जो फास्ट कॉरिडोर हैं, जैसे रेल जल मार्ग को विकसित किया जा रहा है, तो उद्योगों को यातायात की बहुत ज्यादा लागत पड़ती है, उस लागत को कहीं कम किया जा सकेगा, क्योंकि रेल और जल मार्ग की जो यातायात लागत है वो कम होती है। तो इस दिशा में हमारे वित्त मंत्री जी ने सोचा है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हर जिले में एक जिला एक उत्पाद की योजना मध्य प्रदेश में चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी ये चल रही है। अब ये पूरे देश में लागू हो रही है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हर जिले में एक उत्पाद को आइडेंटिफाई करके और उसका वैल्यू एडिशन डिसाइड करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है क्रियान्वयन कि बजट तो हमारे सामने है, पर क्रियान्वयन में उतनी ही ईमानदारी से क्रियान्वयन हो, हमारा जो तंत्र है वो उतना ही मजबूती से इसका क्रियान्वयन करे, तो इसका लाभ निश्चित रूप से आखिरी आदमी तक पहुंचेगा। चलिए गौतम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रियान्वयन पे फोकस होना चाहिए, तब जाके उसका असर जो है वो बाजार पे, आम लोगों पे दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ चेतन तारवानी जी जुड़ चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, देश भर में ये लोगों को समझाते हैं कि टैक्स, व्यापार, उद्योग कैसा है, चार्टेड अकाउंटेंट है पेशे से। चेतन जी बहुत स्वागत आपका BS टीवी पे। पहली प्रतिक्रिया आपकी चेतन जी, पूरे बजट पे ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, समझते हैं, और कैसे दर्शकों को समझाइएगा इस बजट को? चेतन जी। देखिए, इस बार का जो बजट है वो दूरदृष्टि वाला है, और दूसरी बात जो बेसिक चीजें हम देखते थे कि इनकम टैक्स में क्या छूट है, उन सब से हट के ये नया रिफॉर्म ला रहा है। मतलब अब भारत के लोगों को भी जो एक सनी लिबरल रहते थे ना, रिटर्न फाइल कर देंगे बाद में, तो उसको परिवर्तन करके थोड़ा उनको अलर्ट किया जा रहा है कि अब वो लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। जैसे मैं बात करूं ऑडिट में पेनाल्टी अगर आप लेट फाइल करते हैं तो पेनाल्टी तब लगती है जब नोटिस आती है, फिर हम उसका रिप्लाई करते हैं तो कई बार पेनाल्टी नहीं लगती। लेकिन अब ऑडिट रिपोर्ट में लेट फीस कर दिया गया, वर्ड एक चेंज कर दिया गया है कि आपको पेनाल्टी नहीं लेट फीस लगेगी। लेट फीस का मतलब ये है कि जब तक लेट फीस जमा नहीं करोगे आपकी ऑडिट जमा नहीं होगी। बिल्कुल। तो लोगों को जो सुविधा दी जा रही थी कि भाई ठीक है आराम से कर लेना, अभी नहीं तो कल कर लेना, अब वो थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा टैक्स पेयर को भी। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है इसमें इस बार जो मुझे ओवरऑल बजट में दिख रहा है। मार्केट पे क्या असर होगा चेतन जी? भारी भरकम ये बजट, लगभग 56-57 हजार करोड़ का बजट, मार्केट पे असर इसका क्या होगा? देखिए, शुरू में तो जैसे बजट आता है, अभी STT एक टैक्स बढ़ा दी गई है शेयर में, तो मार्केट अभी देख रहे हैं आप, मार्केट थोड़ा सा जो कारपोरेट मार्केट की बात कर रहा हूँ, शेयर्स डाउन हो रहे हैं।
लेकिन अगर हम एमएसएमई की बात करेंगे तो एमएसएमई में बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया गया है, एक अच्छा फंड दिया गया है, और एक आप वो देखे होंगे कारपोरेट मित्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो जैसे कई बार एमएसएमई चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क नहीं कर पाते तो उनके लिए कारपोरेट मित्र बनाया जाएगा, कारपोरेट मित्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको एमएसएमई को निरंतर वो सहयोग कर सके, हेल्प कर सके, ताकि एमएसएमई को कई बार लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती तो उनको हेल्प होगा तो निश्चित रूप से मार्केट बढ़ेगा, एमएसएमई में काफी ग्रोथ आएगा। ठीक है गौरी जी, चेतन जी कह रहे हैं कि साहब दूरदर्शी वाला ये बजट है, लोग कह रहे हैं कि साहब विकसित भारत 2047 पे फोकस किया गया है, लेकिन पब्लिक नहीं समझ पा रही है, जनता नहीं समझ पा रही है, और शायद यही वजह है कि आप लोग बजट को समझाने के लिए जिला स्तर पे आयोजन करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बजट के मुख्य बिंदुओं को आम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, प्रेस वार्ता भी लेंगे, जिला से लेकर मंडल से लेकर बूथों तक इस विषय को लेकर जाएंगे, और आम आदमी को जिस प्रकार से रियायत मिल रही है, चाहे वो सस्ता हवाई यात्रा हो जाएगा, चाहे वो 3 आयुर्वेदिक एम्स की बात हो रही है, चाहे 5 मेडिकल हब बनाने की बात की जा रही है जिसको मेडिकल टूरिज्म का हम नाम दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी देश की विकास की जो मुख्य बात होती है वो वहां की कॉरिडोर होती है, चाहे वो रेल कॉरिडोर हो चाहे सड़क कॉरिडोर हो। तो जिस प्रकार से माइनिंग को लेकर जिस प्रकार से कॉरिडोर बनाने की बात की गई जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि देश की आर्थिक दशा को इससे बहुत अच्छी गति मिलेगी। साथ ही साथ जो 5 राज्यों को रेल कॉरिडोर से जोड़ने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार के दूरदर्शिता और विजन को दर्शाता है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी को साथ लेकर जिस प्रकार से आम जनता को समावेशी रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया ताकि आम जनता तक ये बजट पहुंचे। और अभी बजट अभी कुछ देर पहले आया है, आम जनता को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, जिस बात को माननीय तारवानी जी ने कहा कि पहले लोग सिर्फ बजट को इसलिए देखते थे कि भाई इसमें टैक्स में कितना हमको छूट मिल रहा है, अब ये बातें छूती रह गई। अब आम जनता तक ये चीजों को पहुंचाई जा रही है, और जिस प्रकार से राज्य से केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया, निश्चित तौर पर इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा, देशवासियों को मिलेगा। ठीक है प्रीति जी, थोड़ा सा सब्र कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर लेती? गौरी जी कह रहे हैं ना जब गंभीरता से, जिम्मेदारी से, कि लोगों तक बजट जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, फिर बजट बेहतर ही होगा, लोग विश्वास करेंगे। क्यों इतनी हड़बड़ी आप लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए? अवधेश जी, यही तो बात है कि समझ कर समझना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसा कि चेतन जी ने बताया कि देश का बजट ये जो होता है, आम जनता देखती है कि ठीक है भाई ये बजट आया, हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या, तो कुछ लेट फीस हो रहे हैं, कोई पेनाल्टी बढ़ रही है, कुछ घोषणाएं जरूर हो रही है। अब लेकिन अभी अभी गौरी जी बता रहे थे कि स्वास्थ्य में कहां कहां एम्स और खुलेंगे, उसकी घोषणाएं। दरभंगा एम्स का फाइनली गेट बना है। मेक इन इंडिया भी एक स्लोगन आया था, विकसित भारत तो सुन ही रहे हैं हम लोग, आज एक वैश्विक भारत नया स्लोगन आ गया है। तो स्लोगन बड़े बड़े देने से, बड़े बड़े दिखावे और वादे करने से धरातल पर वो नहीं उतरता है। आम जनता यही देख रही है कि हमें क्या मिला, शिक्षा में कुछ नहीं, स्वास्थ्य में कुछ नहीं, छोटे किसानों के लिए कुछ नहीं, एमएसएमई में कैपेक्स और इनका बड़ा बड़ा जो दावा है रेल कॉरिडोर, ये मात्र इनके वही कुछ पूंजीपति मित्रों को जरूर कुछ लाभ पहुंचा दिया जाएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। परंतु आम जनता के लिए वास्तव में इस बजट में कुछ खास नहीं है। जरा मरा आपने अनाउंस कर दिया हर डिस्ट्रिक्ट में लेडी गर्ल्स हॉस्टल खोलेंगे, वो भी अभी भविष्य के गर्भ में है। हमने बहुत सी घोषणाएं इस सरकार की पुरानी भी सुनी है, वो आज धरातल पर नजर नहीं आ रही है। हर साल एक नया दावा, एक नया वादा, एक नए सपने के संग अच्छे दिन के इंतजार अभी तक कर रहे। पता नहीं किसके अच्छे दिन आए, इस देश के नागरिकों के अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। ठीक है गौतम जी, ये बजट गौतम जी, ठीक है प्रीति जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। 2000 पॉइंट गिर गया अवधेश जी, ठीक है, 2000 पॉइंट गिरा है सेंसेक्स। ये अपने आप में सूचकांक है कि बजट क्या है। ठीक है प्रीति जी, मैं लौटता हूं। मैं गौतम जी का रुक। गौतम जी, दावों और हकीकत के बीच में एक बड़ा महीन फर्क होता है। उस महीन फर्क पे जनता कितना विश्वास करेगी, खास करके उद्योगों के क्षेत्र में, क्योंकि उद्योग चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, औद्योगिक हो, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है साहब। उसकी मजबूती के लिए कई घोषणाएं हैं, मेरे पास है 50-60 पॉइंट है मेरे पास, पढ़ने बैठूं तो बड़ा समय लगेगा। कई सारे घोषणाएं हैं, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्रियान्वयन।
क्रियान्वयन कैसे होगा? दूरदर्शी अगर बजट है तो जरूरी नहीं कि इस साल के अंत तक क्रियान्वित हो जाए, क्योंकि आप तो सपना विकसित भारत का देख रहे 2047 का। गौतम जी, एक उद्योगों की, छोटे उद्योगों की बड़ी समस्या है कि उनको जो माल वो बेचते हैं उसका पेमेंट बराबर समय पर नहीं मिलता। अब इस बजट से मैं उसको रिलेट करूं तो एक होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं TREDS। इसमें बहुत सी कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो माल खरीदती हैं वो उनका जो बिल होता है उसका डिस्काउंटिंग इमीडिएट हो जाता है और उद्योग को तुरंत पैसा मिल जाता है। निर्मला जी ने इस बजट में ये घोषणा कर दी है कि इसको कंपलसरी करेंगे। अब ये यदि कंपलसरी होता है तो MSME के लिए बहुत बड़ा वरदान हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये एक ही बात से अपन समझे, और इसको क्रियान्वयन करने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। ये तो एक जब नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद में अगर कोई उद्योग अपना डिस्काउंट रिसीवेबल के लिए डिस्काउंटिंग सिस्टम नहीं बनाता है तो उसको तकलीफ आएगी। तो ये एक प्रकार से बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों को एक जो पैसे का फ्लो है उसको बनाने में एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनमें सरकार करती है, लेकिन क्रियान्वयन में स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिल्कुल। और अगर स्टेट इसमें बहुत सीरियस रहे, क्योंकि जैसे हर जिले में हॉस्टल बनना है, गर्ल्स हॉस्टल, तो क्रियान्वयन स्टेट के स्तर पर ही होगा। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारे राज्य में जो बजट का जो बेनिफिट आ रहा है उस बेनिफिट को हम सही ढंग से क्रियान्वयन करें और वो पैसा इधर उधर ना जा करके और सही कार्य में लगे। ठीक है गौतम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जब चेतन जी का रुख करता हूं उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। चेतन जी, साल 2014 टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000, 2026 में हम चर्चा कर रहे हैं, आज कहां तक बढ़ पाया ये समझाइए जरा दर्शकों को। इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। जो पिछले साल में किया गया है वो पहले 4 लाख तक छूट थी, 4 लाख बेसिक छूट है, लेकिन 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये व्यवस्था पिछली बार लागू थी। और इसमें मैं एक और खास बात बताऊं, 12 लाख के बाद मतलब एक धारणा रहती है लोगों की, अगर मेरा 12,500,000 रुपया हो जाए तो क्या मुझे पूरी रिबेट नहीं मिलेगी, फिर वापस मुझे 4 लाख की छूट मिलेगी। तो पिछले 2 सालों में एक मार्जिनल रिलीफ भी आया हुआ है। अगर आपकी इनकम 12,500,000 रुपए है तो आपको टैक्स सिर्फ 500 रुपए लगेगी। मतलब 12 लाख से जितना ऊपर बढ़ा और जो टैक्स है दोनों में से जो कम है उतना पे करना है। तो 12 लाख की छूट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं पिछले बजट की बात करूं तो जब 12 लाख की छूट होगी तो विपक्ष में जो बाकी देख रहा था एकदम शांत हो गए थे कि इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन जो सोच नहीं सकते कि इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट होगी। और मैं आपको एक जैसे आप लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म कर दिया गया है। नया इनकम टैक्स बिल 2025 लागू हो गया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब दोनों में मैं खास डिफरेंस बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने के लिए एक नॉर्मल कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता, जब तक सीए बनो, और सीए को भी सिखाना पड़ता था कि ऐसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ो। लेकिन जो अभी इनकम टैक्स बिल बनाया गया बहुत ही सरल, यानी सामान्य जनता भी पढ़ लेगी। क्योंकि जो आप लोग क्रियान्वयन की बात करते हैं, कई बार तो लोगों को समझ में नहीं आती बातें कि मुझे क्या छूट मिली है। तो इनकम टैक्स एक्ट को इतना सरल कर दिया गया है कि सामान्य आदमी भी उसे पढ़ेगा और उसके बेनिफिट ले पाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन चेतन जी, एक आम लोगों की उम्मीद थी साहब कि आप ATC ATD के लिमिट को बढ़ा दें, सीधा लाभ जो आम लोगों को मिल सके। 2-4 जो लोग होते हैं, मतलब 2-4 वाले जो उससे रोज पीड़ित परेशान होते हैं, थोड़ा सा उससे बेनिफिट मिल जाता। ATC ATD का क्यों नहीं लाभ बढ़ाया गया? योजना क्या है इसको थोड़ा समझे, मैं जो दर्शक भी देख रहे हैं उसको समझें एक बार अच्छे से। देखिए, जो ATC और ATD की छूट मिलती है ना, वो 2 स्कीम है इनकम टैक्स में। एक ओल्ड रिजिम बोलते हैं, एक न्यू रिजिम बोलते हैं। ओल्ड रिजिम में अभी भी 5 लाख की छूट है, न्यू रिजिम में 12 लाख की छूट है। जहां 12 लाख की छूट है वहां ये ATC ATD मिलता ही नहीं। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया, ये ATC ATD को हटा दिया गया
इसको क्यों किया गया? क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बताऊं, इसमें सरकार प्रूफ नहीं मांगती, बोलती है सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है। आप अपने रिटर्न में खुद लिख दो कि आपने हाउसिंग लोन का ब्याज दिया, आपने ATC, आपने LIC लिया, तो उसकी छूट मिल जाती थी। तो सरकार को ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ लोग बिना इन्वेस्ट किए उसकी छूट ले रहे हैं, तो क्यों ना उनकी छूट को बढ़ा दिया जाए और ये छूटें नहीं दी जाए ATC और ATD की। देखिए 12 लाख छूट होना अपने आप में बड़ी बात है। 12 लाख छूट होने के बाद ये सब छूट वैसे भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो मैं जनरली लोग बजट की बात जब करते हैं ना, बजट में क्या हुआ, तो एक ही क्वेश्चन करते हैं, इनकम टैक्स की छूट कितनी हुई। तो ये एक छोटा तरीका है मतलब बजट को देखने का। बजट बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और ये जो 12 लाख की छूट है अभी तो हम अवेल करेंगे अगले साल में। मतलब काफी टैक्स पेयर को रिलीफ मिल जाएगा, काफी सैलरीड पर्सन को रिलीफ मिल जाएगा 12 लाख की छूट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं गौरी जी का रुख करता। गौरी जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे फोकस रहा है सरकार का, कुछ दिखाई पड़ा आपको बजट में अब तक ग्रामीण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, गांव, गरीब, किसान, जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं, उसके लिए? निश्चित तौर पे इस बजट में जो परंपरागत हमारे लघु कुटीर उद्योग है, और खास तौर से जैसे नारियल का उत्पादन है, काजू है, जूट है, रेशम है, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बजट में प्रस्ताव रखा है। निश्चित तौर पे इस पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बल मिलेगा। और रहा सवाल, हम इस बार आयात कम निर्यात ज्यादा, इसमें इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी सोलर पैनल जो बनते हैं उसके जो केमिकल है उस पे हमने टैक्स दर में रियायत दी है। साथ ही साथ दवा को लेकर देख लीजिए, चाहे मोबाइल को लेकर देख लीजिए, सब में हमने कटौती की है। तो इसमें आम लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगा। और ये बात कहना गलत है कि टैक्स में की छूट नहीं मिल रही है। टैक्स में निश्चित तौर पर छूट मिल रही है। आने वाले समय में इसका लाभ आपको देखने मिलेगा। अभी से कुछ कहना और ये खाली आलोचना करने का विषय नहीं है। अगर इस प्रकार की चीजें सिर्फ कागजों में होती प्रीति उपाध्याय जी के हिसाब से, तो आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन गए होते, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के अग्रसर नहीं हुए रहते। सारी चीजें किताबों में नहीं है, ना कागजों में है, आंकड़ों में है, जिसे ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता झुठला सकता है, ना विश्व की कोई बड़ी शक्ति झुठला सकती है। ऐसी आज विश्व की इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा उदय नहीं हुआ है। तो ये भारत देश की, हमारी जो केंद्र सरकार है, उसकी दूरदर्शिता, उसकी नीति, और जिस बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि वैश्विक बजट है, निश्चित तौर पर वैश्विक, पहले हमने विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लाया था। अब पूरे जिस प्रकार से विश्व में अनिश्चितताओं के इस दौर में ऐसा बजट आम जनता को राहत देने वाला है। कर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करना, वो भी पूरे विश्व में आप देखेंगे किस प्रकार से युद्ध के हालात है, आयात निर्यात कैसे प्रभावित हो रहा है, कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन भारत देश में अभी तक किसी भी आम जनजीवन को हताहत नहीं किया गया है, कोई अतिरिक्त कर नहीं लादा गया है। इस बात का सूचक है कि आज भी हमारी आर्थिक शक्ति है, जो आर्थिक ताकत है, वो निश्चित तौर पे पूरे देश में, पूरे विश्व में सर चढ़कर बोल रही है। और भारत देश की जनता इस विजन के साथ में चलने के लिए तैयार है। पूरा विश्व इस बात का लोहा मानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश बहुत ही लेकिन गौरी जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात विश्व स्तर तक पहुंच रही, लेकिन आपके बगल में बैठी हुई प्रीति उपाध्याय जी नहीं समझ पा रही है कि साहब नहीं, कुछ तो कागजी है, धरातली सच्चाई और कागज में कुछ तो फर्क है। मेरा समझ क्या है, हो गया, शायद आपने बोल लिया। राजनीति की जो मजबूरी है वो क्या ना कराए, बात वही है कि अगर ये काम किए होते, इतना बड़ा विजन होता, इतना बड़ा मिशन होता, इतना बड़ा दूरदर्शिता होता, तो आज ये फाके नहीं मार रहे होते, आज जैसे विपक्ष में बैठ के मजाक नहीं उड़ा रहे होते। पूरा देश मानता है, इस बात का लोहा मान रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। कांग्रेसी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका बजट जो है, इनका सारा जो हिसाब किताब है, पूरी तरह चुकता कर दिए जनता ने। इसलिए इस बात से ये प्रीति जी आपका रिएक्शन, प्रीति जी आपका रिएक्शन, फिर मैं गौतम जी का रुका। ठीक है, चलिए प्रीति जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी बजट के बाद संबोधित कर रहे हैं, सुनाते, माफ कीजिएगा, सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे, पहले आपको सुना देते, फिर चर्चा पे लौटते। श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर, किसी टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है, इसका सबसे बड़ा असर यह है कि मार्केट में भी डाउनफॉल देखा गया है, क्योंकि बजट जब पेश होता है तो सबकी निगाहें इस पर रहती है कि टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। देखिए, जिस तरह से पिछले बजट में अप्रत्याशित टैक्स में छूट दिया गया, किसी को उम्मीद नहीं था कि 12 लाख का एक मुश्त टैक्स में फ्री मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा पिछले बजट में ही
राहत मिल गया है। सर वस्त्र उद्योग में एक बहुत बड़ा हाँ वही उसी सवाल है। महात्मा गांधी हैंडलूम स्वरोजगार योजना, तो कहीं ना कहीं ये वीराम जी को जो लेके जो चाह तो विधायक मतलब खुश करने के लिए तो नहीं लाए विपक्ष को? जी बिल्कुल नहीं, जीराम जी और इसका कोई संबंध नहीं है। जीराम जी तो जो मनरेगा जो था उसका वो विकल्प है, और मनरेगा से कई गुना विकसित भारत जीराम जी है। इसमें 100 दिन के बजाय 150 दिन 125 दिन 125 दिन रोजगार मुहैया हो रहा है, और इसमें मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया गया है। एक सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान होगा, और नहीं होगा समय पर तो उसके लिए मतलब अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे और विकास के काम लिए जाएंगे, जिससे अधोसंरचना का विकास गांव में होगा, और ग्राम सभा ये तय करेगा कि किस काम को पहले लेना है, किस काम को बाद में लेना है। तो मनरेगा से कई महीने में बहुत अच्छा है हमारा विकसित भारत जीराम जी। सर आने वाले दिनों में भी बजट पेश होने वाला है सर, तो किस तरह से कल इसमें प्रेस होगा तो ऐसे उस दिन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना के साथ ये बजट पेश किया गया है। इसका असर आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति जी, गौरी जी की बातों का जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन एक सवाल जरा जोड़ लेते हैं कि बजट अगर कागजी है तो राजकोषीय घाटा 4.3% पे लाके रखना ये अपने आप में उपलब्धि, इसे मानेंगे या नहीं? आप तो बैंकर हैं, आप तो इन तमाम आंकड़ों को बेहतर समझती हैं। इसीलिए देखिए जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बात होती है, जापान को पछाड़ रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है ये सब। लेकिन 140 करोड़ का जो हमारा पॉपुलेशन है उसकी वजह से पर व्यक्ति आय जो है वो 2800 कुछ का आंकड़ा आता है। वो क्या है? उसमें हम घर चलाएंगे, आप घर चलाएंगे, कौन घर चला पाएगा? तो ये जो इम्बैलेंस की बात हो रही है जो इस बजट में भी दिख रहा है, ये इम्बैलेंस है। आप बड़े बड़े आंकड़े आपके एब्सोल्यूट नंबर्स में अच्छे दिखते हैं क्योंकि ये देश ही बड़ा है, पॉपुलेशन है और कंज्यूमर इकोनॉमी है, इसलिए आपको एक दिख रहा है, परंतु वास्तव में जनता को क्या लाभ मिल रहा है ये प्रति व्यक्ति आय सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक होता है। और हम लोग आम और आप बात कर रहे हैं अवधेश जी, उसी समय सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर है 50 रुपए महंगे हो गया। कल से सोना चांदी धड़ाम, सेंसेक्स 2000 गिर चुका है। उसके अलावा अभी अभी सुनने आ रहा है कि ट्रंप फिर अनाउंस कर रहे हैं कि इंडिया अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। तो विश्व गुरु, वैश्विक भारत, ये बड़े बड़े स्लोगन्स, बड़ी बड़ी बातें, जिस बड़ी बातों का जिक्र चेतन जी ने भी किया कि बजट में भी किया गया है, इससे ज्यादा धरातल पर होना चाहिए बजट। अब आपका जो प्रश्न है कि हमने डेफिसिट को कम किया है, लेकिन डेफिसिट अभी प्रोजेक्टेड कम है पहले तो, लेकिन अगर आप अगेन निर्यात देखें तो एफडीआई हमारा निर्यात जो एफआईआई नेट इन्वेस्टमेंट है वो कम होते चला जा रहा है। और निर्यात की बात जितना भी कर ले, देखिए पूरे वर्ल्ड में हमारा शेयर केवल 2% है, उससे भी कम है बल्कि। तो कोई बहुत ज्यादा हम वर्ल्ड पे इम्पैक्ट भी नहीं कर रहे कि हम इसे वैश्विक। ठीक है प्रीति जी, ठीक है, मैं आऊंगा सवाल लेके आपके पास। ठीक है प्रीति जी, मैं लौटूंगा आपके पास सवाल लेके। जरा छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। निर्मला सीतारमण जी देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया, जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है। और हर बजट दर बजट उस विजन का की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है 2047 का, उसका मिड टर्म टारगेट्स भी हैं और एक शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, ईयरली टारगेट के रूप में, एक वर्ष के टारगेट के रूप में हर बजट को आप देख सकते हैं।
आपने सुना वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं कि बजट किस तरह से समावेशी है और विकसित भारत को गति देने के लिए, स्थापित करने के लिए ये बजट भाषण, बजट के दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रीति जी, एक सवाल लूंगा मैं आपसे, उसके बाद मैं चेतन जी का रुख करता हूं। ठीक है, आप बार बार जिक्र करें कि 140 लाख जो लोग हैं, 1 करोड़, वो अभी भी उसी स्थिति में है। आज वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ गए। जिक्र उन्होंने सदन में किया इस बात का। के पर निर्भर है, खुद मोदी जी बड़ा बड़ा दावा करते हैं, तो ये किस तरह का, ये देखिए, और एक तो आंकड़ों का खेल, पूरा का पूरा इंडेक्स जो है उसको उस साल दर साल बदल करके और सिर्फ आंकड़ों में दिखाने की कोशिश होती है। वास्तविकता से बहुत परे है ये सरकार, ये बजट। हर तरीके से आम जनता आज भी त्रस्त है, महंगाई से गौरी जी जवाब दे दीजिए बहुत संक्षेप में। गौरी जी जवाब, अगर महिलाओं की बात करनी है आपको तो गौरी जी जवाब दे दीजिए। कागज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। हाँ, गमला से गोभी उगाने वाले लोगों को ये बजट पूरी तरह से कागजी लगेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अरे कितना दूर, कब तक 12-15 साल तो हो गया। बहुत गंभीर मसला है, थोड़ा बुद्धिजीवी इंतजार कब, माफी चाहता हूँ मैं, आज नहीं, माफी चाहता हूँ मैं, आज बजट का मसला है, पूरे देश की निगाहें होती है, विश्व की निगाहें होती है। आम जनता का अच्छा दिन कब आएगा? अच्छा दिन नहीं आएगा, कांग्रेसियों का तो नहीं आएगा भाई। आम जनता, ठीक है, मैं गौतम जी का रुख कर रहा हूँ, मैं गौतम जी का रुख कर रहा हूँ। गौतम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जब आप ये समझाइएगा कि 10 में से कितना नंबर इस बजट को देंगे औद्योगिक मजबूती के लिए, और आपने पहले ही शब्द में कहा कि उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो दिल मांगे मोर के पैटर्न पे आगे चलता है। गौतम जी, ये कुल मिलाकर के मैं इसको 8 नंबर देता हूं, और ये मेरे ख्याल से डिस्टिंक्शन नंबर है, और उम्मीद करता हूं कि इस बजट का बेहतर क्रियान्वयन होगा। ठीक है, चेतन जी 10 में से कितना नंबर? चेतन जी, 2-3 साल से स्पेशली देखेंगे तो बजट अभी 1 साल का नहीं हो रहा है, हर समय बजट दूरदृष्टि से हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर दूं तो 9 नंबर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत ऐसे परिवर्तन हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि गौरी जी बता रहे थे कि हम जनता तक पहुंचेंगे, इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है कि लोग जिनके लिए बजट लाया गया उसका वो लाभ ले सके। मतलब एक बात जो हम लोग बार बार करते हैं ना कि एक इसमें एक खास बात मैं और बता रहा हूँ, जो अघोषित, जो हमारी विदेशों में पैसे छुपे हुए हैं, लोगों को ब्लैक मनी है, उसको भी लाने का एक अवसर दिया जा रहा है। तो ओवरऑल मतलब जैसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इनकम टैक्स को देखता हूँ तो सारे लीकेजेस बंद कर दिए गए, जो ब्लैक मनी के लीकेजेस थे ना वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो अब जो देश है, मतलब आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, प्रीति जी, टैक्स एक्सपर्ट 9 नंबर दे रहे हैं, औद्योगिक इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट 8 नंबर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आप कितना नंबर दीजिएगा? थोड़ा समझिए, आप बैंकर हैं, मैं बार बार इस शब्द पे फोकस कर रहा हूं। आप बैंकर है, प्योर पॉलिटिशियन आप है, लेकिन बैंकर है आज उस भूमिका में। बिल्कुल, और साथ में एक महिला है, एक आम नागरिक की आवाज है, इसलिए इस बजट को 4 से ज्यादा हम नहीं देंगे। ये सिर्फ किताबी दावे हैं इसमें। ठीक है गौरी जी, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया देखा है, उसका दावा देखा है, हमने स्किल इंडिया का दावा देखा है, हमने अच्छे दिन के दावे देखे हैं 4। ठीक है गौरी जी, देखिए मैंने जिस बात को पहले रेखांकित किया कि अच्छे दिन कांग्रेसियों के तो नहीं आए हैं, इसलिए उनकी पीड़ा जायज है। बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, इनको नजरिया, उनके चश्मे का नंबर अगर ये बदल गया होता और राजनीतिक चश्मा उतार के अगर देखते तो ये बजट बहुत इनको सार्थक दिखता। पर चूंकि राजनीतिक व्यवस्था है, मजबूरी, अच्छा तो बोल नहीं सकते भाई, कोई कांग्रेसी अच्छा नहीं बोलेगा, इसमें मीन मेट निकालेगा, जबकि मीन मेट निकालने वाला कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे पा रहा जनता के सामने। इसीलिए जनता समझ रही चीजों को। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि टैक्स स्लैब में जिस प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, ये जनता को सीधा सीधा मुनाफा देने वाली बात है, जिससे हर कहीं न कहीं व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है। और आज ये बात कहा जा रहा है कि आम जनता को क्या मिला, आने वाले समय में हर जिलों में हम प्रेस वार्ता लेंगे, इसके छोटे से छोटे बिंदु को जनता तक पहुंचाएंगे। और नंबर की आप बात कहेंगे तो नंबर देने वाले मैं आप कोई नहीं हो सकते साहब, जनता लगातार पिछले 11 साल से केंद्र सरकार। ठीक है, लेकिन गौरी जी ठीक है, वो तो राजनीतिक नंबर है, गौरी जी वो एक शाब्दिक नंबर है, आप नंबर को आप इतना सीरियस मत लीजिए। बस एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं मैं, 54 लाख करोड़ का बजट
एमएसएमई को देश की रीढ़ कहा गया था एक समय में। आंकड़े हैं साहब, 90% एमएसएमई 3 साल के भीतर बंद हो जा रहे हैं, और इस साल आप मात्र 10,000 करोड़ लेके आए हैं। उसके लिए जवाब दीजिए। नहीं, देखिए एमएसएमई में जिस प्रकार से जो चीज बंद हुई वाली चुनौती है, और 10,000 करोड़ का जो आंकड़ा है ये अभी फिलहाल है। आने वाले अनुपूरक बजट में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जनता के बीच में सारी चीजों को हम लेकर जाएंगे। एमएसएमई ही इस पूरे देश की सबसे बड़ी विकास की रीढ़ है। सबको नौकरी देना संभव नहीं है। स्वरोजगार के माध्यम से ईज डूइंग, और अपने जिस प्रकार से अवधेश जी आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही। नहीं ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अभी मैं तो सुन रहा हूं आपको। मैंने आंकड़े आपको बताए कि 3 साल में 90% बंद। सबको नौकरी देना संभव नहीं है। नया स्टार्टअप के लिए एमएसएमई को बहुत ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार उसी दिशा में कदम उठा रही है। ठीक है चेतन जी, जरा समझाइएगा। एमएसएमई पे 10,000 करोड़, 54 लाख करोड़ का बड़ा बजट, बड़ा साइज, क्या होगा तब जब 90% बंद हो जाता है? समझाइएगा आप बेहतर समझते इन बातों को। 10,000 करोड़ का, उसके अलावा जो उनमें फैसिलिटीज हैं एमएसएमई के लिए, तो अगर जैसे उनको लोन चाहिए तो मॉर्गेज उनको रखना होता है। इसमें गवर्नमेंट गारंटी लेती है, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो रुपयों में नहीं नापा जा सकता। ये तो सब्सिडी और उसके लिए 10,000 करोड़ का, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने आपको एक कारपोरेट मित्र की बात बताई, तो ये निश्चित रूप से एमएसएमई आने वाले समय में बहुत ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही। गौतम जी, जरा एक बार समझाइएगा कि साहब, महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए तमाम कोशिशें सरकारों के द्वारा की जाती है, मगर धरातल पे हो नहीं पा रहा है। कहाँ दिक्कत है गौतम जी? दिक्कत इस बात की हम गलत प्रयास कर रहे हैं। महंगाई को रोकने की बजाय लोगों की बढ़ाने की ओर अगर प्रयास हो तो ये महंगाई का जो दर्द है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमें जो फोकस करना है हर आदमी की आय को बढ़ाने की तरफ फोकस करना है। और बजट में जिस प्रकार से दिशा दी गई है वो आय बढ़ानी है। और चलिए, दिशा दी गई है, कुल मिला के बजट को दिशा दी गई है, विकसित भारत की परिकल्पना की गई है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राहुल जी आपका शुक्रिया, चेतन जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, प्रीति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि देश का बजट पेश हो गया, उम्मीदों का बजट पेश हो गया, विकसित भारत की परिकल्पना की गई जो 2047 में दिखाई पड़ेगी। औद्योगिक, पूंजीगत व तमाम चीज़ों का समावेश किया गया। गांव गरीब किसान पे फोकस किया गया। अब इसका असर कागजों से निकल के धरातल पे कितना होगा और लोगों के चेहरे पे कितनी खुशहाली आएगी, वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।